वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 8 विज्ञान के इस टॉपिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 13 ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश यानी जो हमारे पीरियड है वो समाप्त हो गए हैं, है ना बच्चों। फिर दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः जब हमारे पदचाप सुनकर ही हम जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आप जब लुका छिपी का खेल खेला होगा आपने कभी या खेलते हैं, तो इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। तो आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि उसके सबसे समीप कोई है? तो वो सिर्फ अंदाज़ा लगाता है बच्चों, ठीक है, अंदाज़ा लगाता है। उसके बाद ध्वनि का हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने पर ये हमारी सहायता करते हैं और अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। मतलब ये ध्वनि जो है, इसके माध्यम हमें पता चलता है कि हाँ भाई आवाज़ आ रही है, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। और ध्वनि हमारे लिए बहुत ही जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाना है हमें। आप बनाइए अपने विद्यालय के। आप देखिए आपके स्कूल में संगीत कक्ष में जब हमारे यहाँ प्रार्थना हॉल है, उसमें बांसुरी की आवाज़, तबला, हारमोनियम की या अन्य बाजा की जो आवाज़ है ना, उसकी आवाज़ हम सुनते हैं। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार हमारे पहुँचती है, तो ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों के अपेक्षा प्रबल क्यों होती है, मतलब ये कैसे उत्पन्न होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे आती है, पहुँचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरे की अपेक्षा कैसे तेज होती है। तो इसे हम देखते हैं, जैसे हारमोनियम है, तबला है, सितार है, बांसुरी है ना। तो ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो विद्यालय की जो घंटी है, जब बज नहीं रही है तो छू कर देखिए, आपको कैसा अनुभव करेंगे। छूइए उसे। जब हम ध्वनि को उत्पन्न कर रही हो तो उसे पुनः छूइए, तो उसमें कंपन होगा, तो आप देखेंगे कंपन उत्पन्न होगी। तो इसके लिए क्रियाकलाप देखिए 13.1 कि धातु के एक कप या प्लेट लीजिए या एक कड़ाही लीजिए, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर रख दीजिए और लटका दीजिए और ये किसी दीवार को ना छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ी? ठीक। प्लेट अथवा कड़ाही को धीमे से अपनी अंगुली से छू कर देखिए, क्या आप अनुभव करेंगे कि उसमें कंपन हो रहा है। ठीक है, देखिए एक लड़का कड़ाही को चोट मार रहा है, प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए और चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कस कर पकड़ लीजिए। क्या आप भी ध्वनि सुन पाते हैं? और जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूइए, देखिए आप क्या करेंगे। तो बच्चों, हम अंदाज़ा लगाएंगे या देख पाएंगे। ठीक है। दूसरा क्रियाकलाप के रबड़ का एक छल्ला लीजिए, इसमें एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ा दीजिए और तानिए। रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींच कर छोड़ दीजिए। आपको क्या ध्वनि सुनाई देगी? क्या रबड़ का छल्ला कंपित होगा? ठीक है। तो कक्षा 7 में आप अलग अलग प्रकार से अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर, आगे पीछे जो गति होती है उसे कंपन कहते हैं। तो जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को हम प्लग करेंगे, निष्कासित करेंगे या बीच से खींच कर छोड़ेंगे, तो ये कंपन करने लगेगी और ध्वनि उत्पन्न करेगी। बच्चों, जब ये कंपन करना बंद कर देगी तो ऑटोमेटिक ध्वनि बंद हो जाएगी। क्रियाकलाप 13.3 देखिए। धातु की एक थाली लो, इनमें से कुछ जल डालो, एक चम्मच को इसके किनारे पर आघात पहुंचा, मतलब चोट करो इस पर। क्या आप ध्वनि सुन पाएंगे? ठीक। थाली पर फिर से चोट पहुंचाओ, तब इसे छू कर देखो। क्या आप थाली का कंपन रोकेंगे? मतलब देखेंगे कि ये कंपन कर रही है। फिर थाली पर पुनः चोट मारिए, जल की सतह को देखिए, क्या आप वहाँ पर भी कोई तरंगे देख पाएंगे? अब थाली को फिर से पकड़िए और जल की सतह पर क्या परिवर्तन हुआ ये देखिए कि फिर से परिवर्तन हुआ उसमें। क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तुओं के कंपन को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है बच्चों? है ना। तो
आप देखेंगे कि ये सारी जो क्रियाकलाप आपने किया, कंपित थाली में जल तरंगे उत्पन्न किया, तो इससे कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। जो कंपित वस्तुएं हैं वे ध्वनि को उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियां ऐसी होती है बच्चों, ये जो कंपन है हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसे हमें ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन अधिकांश स्थितियों में इसका जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, इतना कम होता है कि हम इसे देख नहीं पाते, हम इनको अनुभव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रियाकलाप 13.4, नारियल का एक खोखला गोल खोल लीजिए, इसमें एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाई है और इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसे कंपायमान भाग को पहचानिए। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, शेष को आपको सारणी में लिखना है। यहाँ पे जैसे वीणा है, ताने डोरी, डोरी तबला, ताने झिल्ली, तो इस तरह से आप और कितने हैं भाग हैं वो आप ले लीजिए कि भाई ये तबला है, वीणा है, बांसुरी है, मंजीरा है, खटम है, नूड है, मिट्टी के बर्तन है, करताल है। ये सभी वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं बच्चों। ढोलक है, ठीक है, तो केवल इनको पीट कर या आघात कर कर ही बजाया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर मटके का है, घटम यानी घड़े से, मंजीरा है, ठीक है, तो ये सब जो है इसे बजाते हैं, चोट पहुंचाकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 13.5, धातु का 6 से 8 कटोरा लीजिए या गिलास लीजिए, इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेगिए और कटोरे में धीरे से एक के बाद एक पर उस पर चोट पहुंचाइए। अब सुगत ध्वनि सुनेंगे, आप जल तरंग है ऐसा देख पाएंगे। ठीक है, ये बालक है से लिए हुआ है। जब किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है, यानी केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन हो करता है। इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर चोट करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं बच्चों। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कि जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? ठीक है, तो यहाँ पर है कि 13.2 मनुष्यों यानी मानवों का द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए, ठीक है, अथवा भौरे की आवाज़ में गुंजन करते रहिए। फिर आप देखेंगे कि अपने गले को, हाथ को अपने कंठ पर रखिए, कंठ है नहीं गले पे, क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होगा? जो मनुष्य होते हैं उनमें जो ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ है, लायनेक्स है, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। और अपनी अंगुलियों को अपने कंठ पर रखिए, एक कठोर भार को खोजिए जो निगलते समय चलता है और ये हमें आभास होता है। शरीर का ये भाग वाक यंत्र कहलाता है बच्चों, और ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु होते हैं, यानी ये तनित होते हैं, इनके बीच वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण छोटी सी छिरी बनी होती है। ये आप देख रहे हैं चित्र में, मानव में वाक यंत्र। जब हमारे फेफड़े वायु को बलपूर्वक छिरी से बाहर निकालते हैं तो जो वाक तंतु है वो कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है बच्चों। और ये वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ और ढीला कर सकता है, जबकि वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं। तब वाक ध्वनि का जो प्रकार है या जो है उसकी गुणता है उस वाक ध्वनि की से अलग होती है या भिन्न होती है। ठीक है, जब वाक तंतु ढीले अथवा मोटे होते हैं तो वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं? तो ये जो है देखिए, अब देखेंगे क्रियाकलाप कि समान साइज की रबड़ की 2 पट्टियाँ लो, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कस लीजिए ताकि अब इनके बीच के अंतराल में हवा फूंकिए। जब आप इसे तानेंगे, रबड़ की पट्टियों के बीच में हवा फूंकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज़ के टुकड़े जिनमें एक पतली छिरी बनी हो, इसकी सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं।
कागज़ को अपनी अंगुलियों के बीच पकड़िए, आप छुरी के बीच से हवा फूकिए और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार से ध्वनि उत्पन्न करते हैं बच्चों। फिर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।